नमस्कार। आप देख रहे हैं G18 न्यूज। अब घर में घुसकर प्रहार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए न्यू इंडिया का दम दिखाया है। पहली बार खुलासा हुआ कि कैसे एआई और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। देखिए कैसे तकनीक बन गई है आतंक का काल। स्मिता प्रकाश जी और पूरी एएनआई फैमिली और यहां मौजूद अन्य देवियों व सज्जनों, सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान के कारण ही आज हम यहां एक सुरक्षित वातावरण में न केवल बैठे हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर एक सार्थक चर्चा भी हम यहां करेंगे। मैं पूरी एएनआई फैमिली को इस नेशनल सिक्योरिटी समिट के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इस कॉन्क्लेव की थीम एआई, डेटरेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रखी है। यह विषय कंटेम्प्रोरी भी है और भविष्य की दिशा तय करने वाला भी है। और इस सभागार में टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, डिप्लोमेसी और डिफेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आज का संवाद आने वाले समय की एक मजबूत रूपरेखा तैयार करने में भी कामयाब होगा। साथियों, आपके कार्यक्रम की जो थीम है एआई, डेटरेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऑर्डर को मैं थोड़ा सा बदलते हुए अपनी बात यहां पर रखना चाहता हूं। पहले मैं न्यू ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूंगा और फिर डेटरेंस पर आऊंगा और अंत में एआई की भूमिका की मैं चर्चा आप सबके बीच करूंगा। अब जब दुनिया का ऑर्डर ही बदल रहा है तो थीम का ऑर्डर तो हम बदल ही सकते हैं, क्योंकि पहले यह समझना जरूर है कि हम किस वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय खड़े हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में इस समय लगातार बदलाव हो रहे हैं। कहीं कन्फ्लिक्ट है, कहीं इंस्टेबिलिटी है, यूरोप में टेंशन है और वेस्ट एशिया में भी युद्ध की विभीषिका हम प्रतिदिन देख रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर जिन सिद्धांतों पर टिका था वे लगातार चुनौतियों का सामना इस समय कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ए वर्ल्ड विद नो ऑर्डर, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा और न तो यह कोई कहना एग्जैगरेशन ही होगा। और आज की मल्टीपोलर दुनिया में पावर पॉलिटिक्स तेजी से हावी हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट पहले से कहीं अधिक मुखर होकर सामने आ रहे हैं। रूल बेस्ड सिस्टम जिन्हें हमने कई डिकेड्स में गढ़ा था, आज उनकी रेलेवेंस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमजोर पड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और यहां तक कि डिजिटल टूल्स को भी एक दूसरे के खिलाफ वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे में भारत को इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में और भी अलर्ट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, अभी हाल ही में मैंने किर्गिस्तान में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया। वहां भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर मैंने अपने कुछ विचार रखे। मैंने वहां कहा कि हमें खुद से यह पूछना होगा कि क्या हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जो ज्यादा ऑर्डरली हो। क्योंकि इस बदलते दौर में हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले और जहां कोई भी मतभेद विवाद का रूप न लेने पाए और कोई भी विवाद विनाश का कारण भी न बने। और यह मुद्दा आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से मैं मानता हूं कि एक है। हालांकि यह हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरतों को भी समझ रहे हैं और इसके डिफरेंट डायमेंशंस के अनुसार खुद को हम बदल भी रहे हैं। इसका एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था
जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा, आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फॉर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की है, जिससे सारा देश अच्छी तरह अवगत है। यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे स्टैंड का यह एक मैनिफेस्टेशन है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है और यह पूरी मानवता पर कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की यह लड़ाई है। यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। हमने देश में और विदेशों में भी भारत की इस सोच को पूरी ताकत के साथ रखा है। साथियों, जब तक आतंकवाद है, यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को चुनौती देता ही रहेगा। कई बार आतंकवाद को मजहबी मुलम्मे में लपेटकर या किसी हिंसक विचारधारा से जोड़कर उसे जायज ठहराने का भी प्रयास किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है और यह एक प्रकार से आतंकवादियों को कवर फायर देने जैसा है, ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। साथियों, टेररिज्म इज नॉट जस्ट एन एंटी नेशनल एक्ट, इट हैज मल्टी डायमेंशंस and terrorism can only be dealt with if we tackle it in all its three dimensions: operational, ideological and political. आतंकवाद का असली आईपी एड्रेस उसकी आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल जमीन में मिलता है, जहां वह पनपता है। और आतंकवाद का वैचारिक पोषण और राजनीतिक संरक्षण रावण की नाभि का वह अमृत है जो एक सिर काटने से दूसरा सिर फिर से खड़ा कर देता है। पर अतः आतंकवाद को संजीवनी देने वाली इस नाभि को सुखाना मैं मानता हूं कि बहुत ही आवश्यक है। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। साथियों, मुझे वह दिन याद है जैसे ही पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के ऊपर कायराना हमले की सूचना मिली, मैंने स्वयं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेक्रेटरी और जो डिफेंस सेक्रेटरी यहां मौजूद हैं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। वैसे तो आम तौर पर अपनी सेनाओं से मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको हर स्थिति से निपटने के लिए हर पल तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन उस दिन जब मैंने उनसे पूछा, डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर मौजूद हैं, उस दिन मैंने पूछा कि ऑपरेशन करना है, उसके लिए तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज के चीफ्स को, पूरे जो अफसर्स मौजूद थे, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति की जानकारी दी गई और यही बात प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री जी की अनुमति से उसके बाद फिर जो ऑपरेशन प्रारंभ हुआ उसकी आप सबको जानकारी है। और जब मैंने पूछा कि पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही मिला मुझे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको बहुत डिटेल में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं। साथियों, हमारा यह ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस की भी एक मिसाल थी।
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबने एक साथ और एक योजना के तहत ये दिखा दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अब साइलोस में काम नहीं करती है, बल्कि यह एक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और ग्लोबल पावर के रूप में उभर चुकी है। यही कारण था कि हमने अपनी शर्तों पर, अपने समय पर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपनी शर्तों पर ही उसे हमने समाप्त भी किया। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी, यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं, बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ... और मित्रों, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांतिकाल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्धकाल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। और यह हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है, यह उनकी नीति है, जिसने बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को भी बदल दिया है। साथियों, यदि मैं डेटरेंस की बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर डेटरेंस का ही एक मूर्त रूप था। डेटरेंस पर मुझे एक ही पंक्ति याद आती है, भय बिनु होई न प्रीत। बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर डेटरेंस का सार यही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यही सच है। शांति और स्थिरता के लिए एक पावरफुल डेटरेंस जरूरी है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर 72 घंटों में ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी, साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत लंबी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डेटरेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपयों का रहा है। यानी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 62.66% का उछाल हमें देखने को मिला है। 66.66% का पिछले साल के कंपैरिजन में। हम इन आंकड़ों को और भी बेहतर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, अभी हाल ही में मैंने जर्मनी की यात्रा भी की थी। वहां मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि जर्मनी और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे प्राइवेट रक्षा कंपनियों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स
दोनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और यह हमारी बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी का ही एक प्रतीक है। आज दुनिया में भारत की जो धाक जमी है उसमें हमारी सैन्य शक्ति के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने की हमारी ताकत के कारण भी यह वृद्धि हुई है। लेकिन साथियों, आज की दुनिया में इस डेटरेंस का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल सेनाओं की संख्या या वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स का खेल नहीं रह गया है। आज साइबर डोमेन, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डेटरेंस के यह अभिन्न अंग बन गए हैं और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक बड़ा डिसरप्शन बैठा है जिसे हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपना इतना विस्तार हो चुका है कि धरती से लेकर आसमान तक इसकी यूटिलिटी हो गई है। यानी कहीं भी देख लीजिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां की एआई की मौजूदगी न हो। लेकिन मैं मूल रूप से रक्षा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर ही बातें करूंगा। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहीं अधिक व्यापक और गहरा है और भारत की आर्म्ड फोर्सेस तथा हमारी सरकार इसकी गंभीरता को भी अच्छी तरह से समझती है। हालांकि मैं इस खुले मंच से पर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बड़े ऑपरेशंस की जानकारी तो फिर भी आप सब तक पहुंच जाती है, पर कितने ऐसे छोटे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होते हैं जो खतरा आने के पहले ही एक्टिव होकर उसे खत्म कर देते हैं और आप आम जन तक उसकी भनक भी नहीं लगने पाती है। और इन सब में एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एआई को लेकर मेरा नजरिया केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि आज एआई हमारे वर्किंग कल्चर का और हमारे जवानों के कल्याण का और हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमने अपने पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए स्पर्श पोर्टल भी विकसित किया है। इसमें एआई इनेबल्ड चैटबॉट्स के माध्यम से हमने पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और भी इजी बनाया है। अब हमारे वेटरन्स को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी शिकायतों के तुरंत निवारण से लेकर और उनके मेडिकल रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग तक सब कुछ एआई सिस्टम के तहत हो रहा है। इतना ही नहीं, हम उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारे जवानों का परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी किसी भी सूरत में पीछे न रहे। यानी हमारे यहां एआई का उपयोग थियोरेटिकल नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यह आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में भी सहायक है और वहीं अपने सैनिकों के जीवन को सुगम बनाने में भी वह सहायक है। मैं कहूंगा कि हमारे लिए एआई का एक अर्थ है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री है। एआई का अर्थ हमारे लिए है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री। एआई हमारी सेनाओं का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमारे फुट ऑन ग्राउंड यानी हमारी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि भी कर रहा है और आज के समय के युद्ध के हिसाब से हम हमारी सेना को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटीग्रेटेड फाइटिंग मशीन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आर्मी में रुद्रा ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस, शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स और दिव्यास्त्र बैटरी जैसी एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कम्बैट यूनिट्स भी विकसित की गई हैं जो मॉडर्न हाइब्रिड थ्रेट्स का तुरंत और मजबूती के साथ वह जवाब दे सकें।
साथियों, इस न्यू ऑर्डर में एआई हमारी स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस का एक अनिवार्य हिस्सा यह बन रहा है और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने इसे केवल सेना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश के स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए सुनियोजित स्ट्रेटजी भी बनाई है। आप इंडिया एआई मिशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम देश भर में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे शहरों के नौजवान भी एआई की दुनिया में अपना योगदान दे सकें। साथियों, 10,000 से अधिक हमारे जीपीयू की क्षमता, फ्यूचर स्किल्स जैसे कार्यक्रम और डाटा और एआई लैब्स की स्थापना जैसे हमारे प्रयास इस बात का प्रमाण है कि हम तकनीकी क्रांति के इस दौर में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हमने हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का सफल आयोजन किया, जिसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 89 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे एआई डिक्लेरेशन का समर्थन भी किया। ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स को आकार देने में भारत आज एक अग्रणी भूमिका में है। साथियों, हम एआई फॉर ऑल के मंत्र पर चल रहे हैं। एआई फॉर ऑल के मंत्र पर चल रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का लाभ केवल कुछ विशेष देशों तक सीमित न रह जाए, बल्कि ग्लोबल साउथ तक भी यह पहुंचे। लेकिन साथियों, जब हम डेटरेंस की बात करते हैं तो एआई भी सिर्फ रोजी पिक्चर ही नहीं देखी जा सकती। एआई की सिर्फ रोजी पिक्चर ही नहीं देखी जा सकती। मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में देश के सिक्योरिटी सिस्टम को बेहद बारीकी से समझने का भी अवसर मिला है, इसलिए मुझे इससे जुड़ी चिंताएं भी दिखती हैं। आज डीप फेक, साइबर वारफेयर और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम नई चुनौतियां पेश कर रहा है और इन चैलेंजेस को भी हमें बराबर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चैलेंजेस घटेंगे नहीं, बल्कि ये चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं और जब बात एआई की हो तो यह ड्वेल यूज डिलेमा और भी विकसित हो जाता है। अभी हाल ही में एक कंपनी ने एक अपना बड़ा पावरफुल एआई मॉडल डेवलप किया है और यह एक जनरल पर्पज लैंग्वेज मॉडल है जो सॉफ्टवेयर्स में ऐसी वल्नरेबिलिटीज खोज सकता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है जो खामियां सालों से नहीं खोजी गई थी। हमने ऐसा करके दिखाया भी है। अब आप सोचिए कि यही मॉडल जो आपको बैंकिंग सिस्टम, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी जो बिजली ग्रिड की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, वह गलत हाथों में जाकर पूरे का पूरा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल सिस्टम को भी वह ध्वस्त कर सकता है। मैं इसे हमारी पौराणिक कथा के भस्मासुर जैसा मानता हूं। मैं इसे हमारी पौराणिक कथा के भस्मासुर जैसा मानता हूं। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, लेकिन वही शक्ति स्वयं भस्मासुर के लिए खतरा बन गई। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अनियंत्रित हो गया तो जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया वही हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमारा प्रयास हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें राह दिखाने वाली शक्ति बने, न कि राह भटकाने वाली शक्ति बने। एआई हमें आगे बढ़ाने वाली शक्ति बने, न कि पीछे ले जाने वाली शक्ति बने। एआई हमारी स्ट्रेंथ बने, न कि हमारी वीकनेस बने। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें एआई का सिर्फ उपयोग ही नहीं करना है, बल्कि हमको एआई को सही दिशा भी देनी है। साथियों, कलेक्टिव इफोर्ट से और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारा देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय अब न केवल नए नए मॉडल ला रहे हैं, बल्कि ऐसे भी मॉडल ला रहे हैं जो दुनिया के किसी भी मॉडल की तुलना में कहीं बेहतर हैं। और एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं यही इंश्योर कर सकता हूं कि बैटलफील्ड सर्विलेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन और कमांड डिसीजन सपोर्ट तक में एआई के रोल का हम बड़ी बारीकी से
अध्ययन कर रहे हैं। सुदर्शन एयर डिफेंस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी यह प्रोजेक्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण है। और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने एआई, मशीन लर्निंग और बिग डाटा साइंस का उपयोग करके इमर्जिंग एआई बेस्ड चैलेंजेस के अनुरूप अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का एक रोड मैप भी तैयार किया हुआ है जो आने वाले भविष्य में उन्हें और भी एक्मोडेटिव बनाने में कारगर साबित होगा। इस तरह की न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से हमारा देश न केवल और अधिक सुरक्षित होगा बल्कि वह और अधिक सशक्त और समृद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आप लोगों द्वारा ऐसे मुद्दे पर कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आप सबकी बातचीत से निश्चित रूप से हमारे लिए एक नया रास्ता भी मिलेगा, एक भरोसा भी निकलेगा। और मैं आप सभी को तथा पूरे एएनआई परिवार को इस कॉन्क्लेव के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और एक बार फिर से हमारे देश के शूरवीरों को नमन करते हुए और उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और उद्यमियों का आभार व्यक्त करते हुए जो हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अपना योगदान देते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है, अगर आतंक की हिमाकत हुई तो भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व होगी। अब देखना होगा कि भारत की इस नई ताकत पर पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है। देश की सुरक्षा से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए G18 न्यूज। धन्यवाद।